कितनी अजीब बात है ना। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिस पहलू पर या जिस जगह हम खड़े होते हैं उस जगह कभी हमारे माँ बाप भी खड़े होंगे, हमारे मम्मी पापा भी रहे होंगे, और कभी उनकी उम्र भी 20 साल रही होगी और उन्होंने कभी प्रेम किया होगा अपनी ज़िंदगी में, और जो आज एक साथ है, कभी कभी ऐसा पल भी हुआ होगा जब उनकी ज़िंदगी अलग रही होंगी। तो जब कभी ऐसे ख्याल आए कि क्या हमारे माँ पापा को भी प्रेम हुआ होगा या उनके जीवन में भी ये प्रेम मोड़ आया होगा जहाँ उनके हाथ से रिश्ते और कुछ फैसले फिसलते जा रहे होंगे मिट्टी की तरह। तो जब भी ऐसे ख्याल आए तो इस किताब को ज़रूर उठाइएगा। उस किताब का नाम है इब्न बतूती। देव प्रकाश दुबे ने किताब लिखी और मुझे लगता है माँ से ज़्यादा संबंधित है। माँ के जीवंत या फिर उन अनछुए किस्सों की कहानी है जिन पर हम बात शायद ही करना चाहें, या करते भी हैं तो अपने ही मन से करते हैं। नमस्कार आप सभी का दो पल में मैं वैभव आपको उन किताबों से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद आप तक पहुंची नहीं है। इस दुनिया में तो है लेकिन आप तक नहीं पहुंची है, क्योंकि आप कभी कभी उन किताबों की खरीदी में खुद को रोक लेते हैं या सोचते हैं कि इस किताब को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या किताब क्या बस कवर से दिखने में अच्छी है, या इसके अंदर जो पन्ने छिपे हुए हैं उन पन्नों के बीच में कई राज दफन है। आप सभी से एक निवेदन है, अनुरोध है कि अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा इस समरी को सुनने के बाद। और अगर आप पहले से नहीं जुड़े हैं और अभी जुड़े हैं या अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक वो सभी किताबें पहुंच पाए जो इस दुनिया में अभी हैं। और जब तक हम तो इब्न बतूती की हम बात करते हैं। इब्न बतूती कहानी का वो हिस्सा कहती है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी माँ का वो हिस्सा कहती है जिसे हम शायद कभी स्वीकारना ना चाहें। तो इब्न बतूती में शुरुआत होती है फ्लैशबैक शैली से। पुरानी बातों का विवरण है पहले, बीच बीच में कई पुरानी बातें आती है, कई पत्र विधा भी हो जाती है क्योंकि पत्र का भी जिक्र होता है बीच बीच में। केंद्र में शालू अवस्थी है। शालू अवस्थी का बेटा राहुल अवस्थी है। राहुल अवस्थी की गर्लफ्रेंड है निशा। राहुल के पिता बचपन में ही गुजर गए थे तो उनसे उनका कभी मिलना नहीं हुआ। शालू अभी गवर्नमेंट कर्मचारी है, काम करती है। राहुल का एक सपना था कि उसे बाहर जाकर पढ़ना है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, उसे पता चला। 3 महीने हैं उसके पास अपने घर से, फिर वो दूर हो जाएगा। शालू भी इस चीज़ को लेकर चिंता में है क्योंकि शालू के अलावा राहुल का कोई नहीं है, शायद निशा है और उसके अलावा कोई नहीं। और शालू के पास राहुल के अलावा कोई नहीं है, और राहुल की ये चिंता है कि उसके जाने के बाद शालू अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेगी और अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नया परिवर्तन लाएगी या फिर उदास होकर बैठ जाएगी। क्या अपनी ज़िंदगी को उसी तरह चलाती रहेगी जिस तरह वो अभी चलती आ रही है, सुबह ऑफिस जाना शाम को घर आना, क्या यही सब चलता रहेगा। एक दिन शालू की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राहुल और निशा भी वहीं होते हैं। अब राहुल के घर में अलमारी के ऊपर एक संदूक रखा हुआ है। ऐसे कई संदूक होते हैं जिनमें कई राज दफन होते हैं। शायद वो राज बाहर आने से कतराते हैं या फिर हमारे ही अपने जो होते हैं उन राज को खोलने से डरते हैं। उन्हें 2 ही डर हो सकते हैं, या तो ये कि आप उस खुलने वाले राज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, या फिर ये कि आप उसकी स्वीकार्यता को बस टाल ही ना दें। तो शालू बीमार होती है। राहुल मौका पाकर घर पर जाकर उस संदूक को खोलता है। संदूक में से वो सभी खत निकल आते हैं जो शालू अवस्थी ने कभी आलोक को लिखे थे। अब आलोक राहुल का पिता तो नहीं है। ये शालू के 20 साल की उम्र की कहानी है, जब उसकी माँ भी कभी जवान रही होगी। उसकी माँ को भी कभी किसी से प्रेम हुआ होगा। शालू जो बिल्कुल बेबाक है, बिल्कुल निडर है, क्या उसे भी किसी से प्रेम हो सकता है? सबसे पहला सवाल तो आपको किताब के शुरू के पन्ने पढ़ने के बाद यही आता है। और शुरू में आपको यही लग रहा होता है कि आलोक जो है उसका पिता होगा, जिससे शालू रोज बात करती है खत के माध्यम से। वो कुछ खत ऐसे होते हैं जो कहीं पहुंच नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी हम उन्हें लिखते हैं क्योंकि शायद वो एक दस्तावेज बनकर हमारे पास मौजूद रहे। राहुल उन सभी खतों को देखता है, पढ़ता है, फिर महसूस करता है, फिर रख देता है, फिर सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या माँ ने पापा को धोखा दिया?
या फिर माँ क्या कर रही है। और जब शालू आकर देखती है, फिर राहुल के मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। राहुल ने पूछ लिया कि माँ ये आलोक कौन है। और अब शालू को पता था कि इन सब चीजों का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका जवाब आप जिंदगी भर टालते रहें, लेकिन शायद अंत में भी एक वो मौका आता है जब जिंदगी आपको मौका देती है कि आप उन सभी सवालों के जवाब सही सही दे दें। राहुल अपनी जिद पर अड़ जाता है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा, अगर वो तब तक नहीं बताएगी जब तक आलोक के साथ क्या हुआ था या उनके बीच क्या रिश्ता था। अब शालू के सामने इतनी बड़ी बात थी और शालू ने फिर से उन खतों को उठाया, खतों को पढ़ना शुरू किया कि किस तरह से आलोक जो यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली में आया था, उसके कॉलेज से उसकी मुलाकात हुई और बीच में ही एक आंदोलन आ गया। मंडल कमीशन का इसमें जिक्र है और बड़ी ही बारीकी से जिक्र है। देवप्रकाश दुबे को इसका शुक्रिया है कि उन्होंने जो बात लिखी है उसका ब्रीफ भी किया है कि उन्होंने वो बात कहाँ से उठाई है या फिर ये खबर कहाँ से थी। तो मंडल कमीशन की बात चलती है, इसमें रिजर्वेशन की बात आई और रिजर्वेशन मिला भी बाद में, लेकिन उस समय विरोध बहुत हुआ, उसमें आंदोलन बहुत चला। और शालू जो थी उस समय थिएटर करती थी, नाटक करती थी और नुक्कड़ नाटक करती थी, तो शालू इसके विरोध में थी। शालू ने इसका विरोध अपने नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रदर्शित भी किया था। और इन्हीं बीच अब आलोक को रिजर्वेशन मिला था, तो आलोक और शालू की बातचीत बंद हो गई और ये दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि अब बातचीत होना भी मुमकिन नहीं था। जब बात हुई तो शायद आलोक ने कहा कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है, क्योंकि इन सब के बीच रहना उसके लिए सही नहीं था, उसे सही नहीं लग रहा था और वो कॉलेज छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात भी होती है। आलोक शालू के घर पर बात भी करता है शादी के लिए, लेकिन शालू के पिता मना कर देते हैं उस चीज को लेकर, क्योंकि कास्ट की बात वहां आ जाती है और शायद रिजर्वेशन वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। शालू ये सब बता रही होती है राहुल को, और राहुल और निशा भी प्लान कर चुके हैं बीच में कि वो शालू को अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। राहुल और निशा ने मिलकर डेटिंग ऐप पर शालू की प्रोफाइल अपडेट कर दी कि वो अकेली ना रहे। एक प्रोफेसर से उसे मिलवा दिया, प्रोफेसर भी अच्छा है जो बातें सुनता है, और सौभाग्यवश ये राहुल के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं, तो उसे भी मदद मिली। अब इसी बीच राहुल के मन में ये विचार भी है कि वो आलोक को ढूंढ निकाले। राहुल जो है मन में ठान लेता है कि वो आलोक को ढूंढ निकालेगा, लेकिन शालू कई बार मना करती है कि जब कोई जिंदगी में आगे बढ़ चुका हो तो उसकी निजी जिंदगी में जाके हमको क्यों ही हस्तक्षेप करना है। इन सभी बातों के बीच भी एक जो बात है वो ये है कि क्या शालू के मन में प्रेम अभी भी वही जिज्ञासा या फिर वही रूप लेकर है, या फिर वो बदल चुका है, या फिर कुछ और। यहीं से पता चलता है कि आलोक यूपीएससी में गया तो था और हुआ भी, और उसके पिता ने ये कहा कि वो तो काफी अर्से पहले हमें छोड़ चुका है, कभी कभी आता है या फिर किसी से पैसे भिजवा देता है। राहुल और शालू लबासना जाते हैं ये देखने की क्या आलोक अभी भी वही है। तो वहां से पता चलता है कि उसने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही यूपीएससी को छोड़ दिया या अपनी उस पोस्ट को छोड़ दिया। तो इनके मन में सवाल उमड़ता है कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट को क्यों छोड़ेगा, और कहीं ना कहीं से जो आलोक के पिता ने राहुल को नंबर दिया होता है किसी भैया का, तो उन भैया ने इन्हें बुलाया, इनसे बातचीत की, और राहुल के मन में ये लग रहा था राहुल को कि कहीं ना कहीं ये भैया ही जो है वो हमारे आलोक भैया हैं। पुतन भैया उनका नाम है। तो पुतन भैया से उनको पता चलता है कि आप आ जाइए, हमसे बात हो जाएगी। वो जाते हैं, मिलते हैं, उन्हें लगता है कि ये आलोक भैया हैं, और शालू को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है पुतन। अब जहाँ पुतन ने इनको ठहराया होता है वहीं शालू को एक जानी पहचानी सी किताब मिलती है, तो वहीं वो लेटर लिख के छोड़ देती है। आलोक को लगता होगा कि शायद शालू और राहुल कभी उसको ढूंढ नहीं पाएंगे या एहसास नहीं कर पाएंगे कि वो वहाँ मौजूद था। राहुल की फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, 3 महीने कैसे निकले उसे पता भी नहीं चला। राहुल की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आलोक
उससे मिलने जा रहा है, क्योंकि उसने वो खत पढ़ लिया है जिसमें उसकी मौजूदगी का एहसास शालू को हुआ था। पुतन नहीं चाहता था कि पता चले, या पुतन खुद नहीं बताना चाहता था क्योंकि आलोक ने मना किया था। लेकिन अब आलोक मिलना चाहता है और आलोक का फोन खो चुका है एयरपोर्ट पर, तो पुतन भैया का फोन आता है राहुल के फोन पर, लेकिन राहुल फोन नहीं उठा पाता एयरपोर्ट की भीड़ भाड़ की वजह से। शालू उसके हाथ से फोन ले लेती है और उधर से पुतन भैया बोलते हैं कि आलोक भैया वही है, उनका फोन खो चुका है। शालू सदके में आ जाती है। शालू इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ कहाँ है आलोक, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है आलोक उसके सामने होता है। राहुल, शालू और आलोक मिलते हैं, तीनों का मिलन होता है और फिर ये कहानी अंत की ओर बढ़ जाती है। तो ये जो है, ये सवाल जो हमारे बीच छोड़ जाती है कि क्या कभी हम इस चीज़ को स्वीकार कर पाते हैं कि शायद हमारे माँ बाप के जीवन में भी कभी प्रेम ने एक जगह ली होगी। क्योंकि जिस दौर में हम हैं, जिस जगह पर हम हैं, उस दौर में तो हम उस प्रेम को पाना चाहते हैं हर जगह। लेकिन अगर यही सवाल हमारे सामने खड़ा कर दी जाए कि तुम्हारी मम्मी को किसी और से प्रेम रहा होगा, तुम्हारे पिताजी को किसी और से प्रेम रहा होगा, तो ये स्वीकार्यता शायद अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका शायद बहुत बदलने की ज़रूरत है। अभी कुछ भाप लेंगे, कुछ नहीं भाप पाएंगे। अब इसमें कुछ सवाल है जो शायद मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था। मेरे भी सवाल यही थे कि अगर आपके परिवार में भी किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता है जो शालू अवस्थी के साथ हुआ, कि उसका पति चला गया और उसका बेटा बड़ा हो रहा है और राहुल अब अलग होने जा रहा है, तो क्या करते हैं आप उस जगह? क्या अपनी माँ को एक मौका देते? क्या उस औरत को एक मौका देते, या फिर कुछ और करते हैं? और अगर जब आप पूरी कहानी पढ़ ले तो अपनी माँ को जरूर पढ़वाइएगा ये कहानी, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारी माँ हमसे वो बातें नहीं कह पाती जो उनके दिल में छुपी हुई हैं, तो अपनी माँ को इब्न बतूती जरूर पढ़वाइएगा। और मेरा आपसे निजी सवाल ये है कि क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि हम जिस प्रेम मोड़ पर खड़े होते हैं उस पर हमारे माँ बाप भी खड़े थे कभी? और एक सवाल ये भी है कि हम शायद अपने माँ बाप को उस जगह देख ही नहीं पाते। हमने कभी हमारे पैदा होने के पहले के जीवन को कभी सोचा ही नहीं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपके माँ बाप भी कभी जवानी में रहे होंगे, क्योंकि हमको लगता है या तो माँ बाप कभी माँ बाप बन के ही पैदा होते हैं, हमारे साथ ही जुड़े होते हैं हमेशा से, उसके पहले की उनकी ज़िंदगी होती ही नहीं। इस पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, और जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, वो पूछिएगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसके बारे में भी पूछिएगा। और कैसी लगी आपको ये किताब, या इसका विवरण कैसा लगा आपको बताइएगा। इब्न बतूती को ज़रूर पढ़िए जाकर। दिव्य प्रकाश दुबे की अच्छी किताब है और बहुत अच्छी किताब है। आंखों बाखों की मैंने बात की थी, तो आंखों बाखों किताब के लिए दिव्य प्रकाश दुबे का कहना था कि वो उनके बच्चे जैसी है, जिसको उन्होंने बहुत सराहा, बहुत खिलाया, क्योंकि उन्होंने वो कहानियाँ देखी अपने जीवन में और उन कहानियों को उन्होंने गढ़ा और उसको कम प्यार मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आंखों बाखों को भी उतना ही प्यार मिले जितनी उनकी अन्य किताबों को मिला है। इब्न बतूती को भी आप जाकर पढ़िए। तब तक के लिए मैं वैभव आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपसे मिलता हूँ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर अब भी कोई टैक्स नहीं लगता साहब। शुक्रिया।